एक नॉर्मल कंपोनेंट को रीयूजेबल कंपोनेंट में कैसे बनाया जाए, यही था ना हमारा। और कल जो टास्क दिया था शायद किसी ने कंप्लीट नहीं किया है, किया है किसी ने? क्यों करना है कंपोनेंट वो टास्क? बाद में कह देंगे कि हमें नहीं आता बनाना, वो सिखाया ही नहीं। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट को दोबारा यहाँ बना लेते हैं और इसका नाम लगते हैं लिस्ट एंड कीज। भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास में कि हम रिएक्ट को 2 महीने तक करें, तो ये चीज़ अपने दिमाग में याद रखनी है कि हमारे पास जो टाइम है वो लिमिटेड है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन दे सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करो, वीडियोस 2-2 बार देखो, 3-3 बार देखो, जो टास्क दिए उनको कंप्लीट करो। अगर नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो, और अगर पूछना भी नहीं चाहते हो और करना भी नहीं चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता फिर इसमें। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लिस्ट एंड कीज। लिस्ट क्या होती है सबको पता है कि बहुत सारे आइटम्स को ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और HTML में जो लिस्ट है वो अलग है, यहाँ जो लिस्ट है वो अलग है। बेसिकली लिस्ट से यहाँ मीनिंग है जब मल्टीपल या मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ रन कराना हो, ठीक है, या एक ही एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रन कराना हो तो हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई डेटा है इन द फॉर्म ऑफ एरे। मोस्ट ऑफ टाइम जितने भी APIs वगैरह हम गेट करते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं, एरेज में होते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस हम उस लिस्ट के डेटा को या एरे के डेटा को हम ब्राउज़र के ऊपर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे लिस्ट का। ठीक है, जैसे कल हमने एक डेटा बनाया था, ये रहा, कहाँ गया हमारा data.js। ये एक तो ये बनाया था, ठीक है, एक ये था पोस्ट्स का डेटा। क्लियर है? इसमें हमारे पास 10 पोस्ट थी, लेकिन किस फॉर्म में, एरे की फॉर्म में। अब जैसे पहले हमने किया था वो हम कर सकते हैं इजीली। जैसे ये मैंने कंपोनेंट बनाया और यहाँ 10 हैं तो 10 पास कर सकता हूँ, 20 हैं तो 20 पास कर सकता हूँ, ऐसे अलग अलग कंपोनेंट को कॉल करा सकता हूँ ना। बट क्या हो कि डेटा 1000 हो, ठीक है, 1 नहीं 2 नहीं 1000, तो ये तो हेक्टिक हो जाएगा ना एक ही कंपोनेंट को 1000 बार लिखना। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जिस डेटा को इस कंपोनेंट में पास करना है, अगर वो एरे फॉर्म में है तो उसके ऊपर हम लूप चलाते हैं। क्या चलाते हैं? लूप। और एरे में लूप कैसे चलाया जा सकता है? एरे में लूप कैसे चलाते हैं? जावास्क्रिप्ट में एरे में लूप कैसे चलाते हैं, कौन बताएगा? हाँ तन्मय है, किसकी हेल्प से? फोर और क्या? और फोर ईच और फोर ऑफ। एक मेथड और रह गया, मैप। ठीक है, तो यहाँ हम जब भी इस्तेमाल करेंगे वो मैप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो मुझे ये डेटा API से मिला है, वैसे तो मैंने यहाँ बनाया है, लेकिन आगे चल के ये डेटा जो है हमें किससे मिलेगा? API से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो डेटा है वो मुझे मान लो API से मिला है, और इस डेटा को मैं शो कराने के लिए, जैसे एक कंपोनेंट इसको, जैसे एक जो पोस्ट है
इसको शो कराने के लिए कंपोनेंट वो बना लेता हूँ, और सबको एक साथ कंपोनेंट्स को कॉल करने के लिए पोस्ट्स नाम का एक कंपोनेंट बना, तो 2 कंपोनेंट हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, एक तो हो गया पोस्ट नाम का जो बेसिकली सिंगल पोस्ट को रेंडर कराएगा। अब इस कंपोनेंट को चाहिए प्रॉप्स। तो देखो यहाँ जो हम पास करेंगे वो कौन कौन से होंगे, यूज़र आईडी, टाइटल, ठीक है, और बॉडी, यही होंगे ना 3। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो हम कंपोनेंट्स को ये 3 चीज़ें चाहिए, एक तो यूज़र आईडी, एक टाइटल और एक बॉडी, तो इनको एज ए प्रॉप्स कंपोनेंट को दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने प्रॉप्स, और मुझे जो इस कंपोनेंट में मिलेंगी वो 3 चीज़ें मिलेंगी, तो क्यों ना इनको डिस्ट्रक्चर कर लिया जाए। तो अब ऑब्जेक्ट है तो डिस्ट्रक्चर करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। तो हमारा डेटा देखो, एक यूज़र आईडी है, तो सीधा सीधा कॉपी कर लो, मतलब आप सोचो मत कि भाई मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो ये यूज़र आईडी कॉमा, ये 3 चीज़ें मुझे मिलेंगी। एक मिलेगा टाइटल, बेसिकली मिलेगा तो आईडी भी, लेकिन मुझे काम कौन से करने हैं, केवल इन 3 पे ही तो काम करना है। टाइटल ये रहा, कॉमा टाइटल, कॉमा, और एक मिलेगा मुझे यहाँ बॉडी। और बराबर, तो ये 3 चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। मान लो इस कंपोनेंट को 3 चीज़ें चाहिए, ये मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यूज़र आईडी, टाइटल, बॉडी, है ना। तो इस कंपोनेंट्स में बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, अब ऐसे तो मैं हालांकि से स्टाइल कर सकता हूँ, हमें पता है दोनों तरीके से आता है, इनलाइन स्टाइल कैसे करते हैं और एक्सटर्नल फाइल में स्टाइलिंग कैसे करते हैं, बट आई एम ट्राइंग अ डिफरेंट थिंग। वो क्या है, बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप अगर इसमें प्रोजेक्ट में यूज़ करनी हो तो कैसे करेंगे। अब वही बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ और उसका CDN लिंक डाउनलोड करो। आप चाहो तो इंस्टॉल भी कर सकते हो, बट दैट वाज हेक्टिक। ठीक है, आप अगर इंस्टॉल करते हो तो वो थोड़ा सा हेक्टिक रहता है। तो आप यहाँ से, ये रहा हमारे पास है bootstrap.min.css, यही फाइल हमें चाहिए। आप JS की फाइल अटैच मत करना, अदरवाइज़ क्या होता है, इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट नहीं लिखते। अगर आप लिखते हो तो जो इसका बेसिक नेचर है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें पता है कि हमेशा ही जो रिएक्ट है वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने का काम आता है। तो हमेशा क्या करेंगे, इस पेज को सेंड करेंगे। ठीक है, इस पेज को सेंड करेंगे। तो इन दैट केस मैंने ये यहाँ कॉपी कर दिया। तो जब ये पेज सर्व होगा तो ये अपने आप CDN से आ जाएगा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हमारे पास पता है, तो इससे ये बूटस्ट्रैप लग जाएगी। तो अब हमें सिंपल बूटस्ट्रैप की क्लासेज इस्तेमाल करनी है। तो क्लासेज देख लेते हैं, हमें क्या बनाना है, कार्ड की फॉर्म में दिखाना है। तो डॉक्स पे जाओ और देख लो कार्ड कहाँ है इसके अंदर, ये रहा कार्ड। ठीक है, हम इमेज हमारे पास है ही नहीं तो इस कार्ड का कोई मतलब नहीं है इस वाले का। आप समथिंग लाइक दैट, ये कुछ कार्ड है जो हमें दिखाना है। ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। या मे बी आप डिफरेंट कार्ड उठा सकते हो, इस तरह का कार्ड हम उठा लेते हैं। ये रहा, काफ़ी अच्छा है। टाइटल होगा पोस्ट का और यहाँ पोस्ट का टेक्स्ट होगा, दैट्स इट। तो सबसे पहले कार्ड क्लास लगानी है, और क्यों ना मैं इसको कॉपी कर लूँ, कॉपी, इसको हटा देते हैं कि डिव चाहिए ही नहीं। तो इस कार्ड को दिखाने के लिए मैंने ये यहाँ पेस्ट कर दिया। अब बूटस्ट्रैप अपने आप लग जाएगी इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कार्ड फीचर्ड के अंदर क्या आएगा, फीचर्ड के अंदर हमारे पास आएगा टाइटल। क्या आएगा, टाइटल। ठीक, चलो
डायनेमिक हो गया, हमें पता है कर्ली ब्रैकेट्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिखना है। अब बात करें कार्ड बॉडी की, तो बेसिकली ये तो हमारे पास है ही नहीं, इसको तो हटा दो। कार्ड टेक्स्ट जो है वो ये नहीं है, हमारे पास डायनेमिक आएगा। क्या आएगा? डायनेमिक। और डायनेमिक क्या आएगा इस जगह पे? कार्ड बॉडी। बेसिकली क्या आएगा? बॉडी। जो ऊपर प्रॉप्स में बॉडी पास होगा उसे हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। नीचे एक और पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर यहाँ लिख देते हैं बाई, और नीचे लिख देते हैं पोस्टेड बाई यूज़र आईडी। और यूज़र आईडी जो है वो ऊपर से हमें डायनेमिकली मिलेगी, तो यहाँ लिख देते हैं यूज़र आईडी। बस इतना सा हो गया, सिंपल सा था। हमने कार्ड का बना लिया और ये पूरी तरीके से डायनेमिक है। मतलब जैसे इसमें टाइटल कुछ और आएगा, अगर कंपोनेंट को कॉल किया, यूज़र आईडी जैसे चेंज हो जाएंगे वैसे ये चेंजेस दिखा देगा। तो ये हमने कंपोनेंट बना लिया। अब एक ही कार्ड पोस्ट तो है नहीं, बहुत सारी पोस्ट होंगी, तो बहुत सारी पोस्ट्स को दिखाने के लिए हमने क्या है, एक और कंपोनेंट यहाँ बना लिया। किस नाम से? पोस्ट्स नाम से। ठीक है, पोस्ट्स डॉट JSX। ये जो सारी पोस्ट्स हैं उनको दिखाने का काम करेगा। चलो कंपोनेंट बनाते हैं। ये फंक्शनल कंपोनेंट बनाया मैंने पोस्ट्स नाम से। क्लियर? सिंपल है ना? चलो ये रहा। अब यहाँ क्या करना है मुझे, जैसे एक पोस्ट है तो एक दिखानी है, दो है तो दो दिखानी है, तो मुझे पोस्ट वाला कंपोनेंट कॉल करना है। तो आपको पहले ऊपर इंपोर्ट करना है उसे। ठीक है, ये VS कोड का ऑटोमेटिक फीचर है कि वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देता है। हर बार चेक करना है इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। अब इसके अंदर हमें पास करनी है तीन चीज़ें। कौन कौन से प्रॉप्स चाहिए इसे? यूज़र आईडी, टाइटल और बॉडी। और वो कहाँ से मिलेंगे हमें? वो मिलेंगे हमें पोस्ट्स डेटा से। किससे? पोस्ट्स डेटा से। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये पोस्ट डेटा रहा मेरे पास में, और ये पोस्ट नाम का कंपोनेंट मैं इधर किसका देता हूँ, ये पोस्ट का इधर किसका देता हूँ, और ये रहा मेरे पास पोस्ट डेटा। ये एक्सपोर्ट किया हुआ यहाँ से। ठीक है, डेटा का स्ट्रक्चर हमें पता है, एक एरे है, उसके अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, चलो इसको पहले इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट, और किस नाम से एक्सपोर्ट किया गया? नेम्ड एक्सपोर्ट है ना, पोस्ट्स नाम से एक्सपोर्ट किया गया। किस नाम से? पोस्ट नाम से। तो पोस्ट्स, आप छोटे बड़े का याद रखना, इसमें जो है स्मॉल लेटर्स है। ठीक है, पोस्ट्स में। और जो कंपोनेंट बनाया है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। हो गया? ठीक है, जो पहला कंपोनेंट जो दिखेगा दैट वाज ऑन अ इंडेक्स 0। ठीक है, अब जैसे इस पे इंडेक्स 0 पे जो है ये वाला ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को हम स्प्रेड कर सकते हैं। अब हर एक को अलग अलग लिखने की बजाय मैं क्या यूज़ करूँगा? स्प्रेड ऑपरेटर। 3 डॉट लगा दूंगा और वो तीनों अपने आप सब पास हो जाएंगे एज एन एट्रीब्यूट। जैसे यूज़र ID 1 पास हो जाएगा, ID 1 पास हो जाएगा, सब पास हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करने के लिए 3 डॉट, और ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये बेसिकली वही करली ब्रैकेट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए। ठीक है, तो 0 ना हमने पास कर दिया डेटा को। ओके, सेव किया। इस पोस्ट्स वाले कंपोनेंट को हमें दिखाना कहाँ है भाई? main.jsx में तो लिखना ही नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि main.jsx में क्या कॉल किया हुआ है? ऐप। तो इस ऐप के अंदर हमें दिखाना है। तो ऐप में आओ, हमारा कोड स्टार्ट कहाँ से होता है? app.jsx इससे। हालांकि इसमें पहले से काफ़ी सारे कमेंट कर रखे हैं, इनको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दिया, गलत कमेंट कर दिया इस नीचे वाले को, और इस नीचे वाले में तो इसको हटा भी सकते हैं फ्रैगमेंट्स। क्या मतलब है इसका? ठीक है, ये हम देख चुके हैं कल कि ये एक सिंटेक्स फॉर्म है react.fragment की। तो यहाँ मैंने सबको हटा ही दिया। तो यहाँ
मैं कॉल करूँगा कंपोनेंट पोस्ट्स, ठीक है, ये पोस्ट कंपोनेंट कॉल हो गया, सिंपल हमारा काम, बस इतना सा काम था। बस एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि ऊपर इंपोर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो इंपोर्ट पोस्ट्स फ्रॉम डॉट पोस्ट, ठीक है, और सेव हो गया। चलो रन करा के देखते हैं, npm रन, क्लियर। और यहाँ क्लिक करने के बाद इस पर कंट्रोल क्लिक दबा देते हैं, तो ये हमें एक पोस्ट का कार्ड दिख जाएगा, दिख गया, बहुत सिंपल सा था। तो इसको थोड़ा सा पूरे उसमें ना दिखा के हम एक में दिखाएंगे, किसमें, वर्ड रे, क्या दिखा रहे हो, क्या कह रहे हो? अरे वो छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ इसको थोड़ा छोटा करते हैं, बस पूरे स्क्रीन पर आ रहा है ना, तो हम पूरी स्क्रीन पर दिखा के यहाँ से और यहाँ तक दिखा देते। कौन सी क्लास है बूटस्ट्रैप के अंदर, कौन सी क्लास है बूटस्ट्रैप के अंदर जो बेसिकली इसको छोटा करके दिखा सकती है? दैट वाज कंटेनर। कौन सी क्लास है? कंटेनर क्लास, पता है ना हमें, कंटेनर क्लास ऑलमोस्ट 80% दिखाती है। तो अब नाउ दिस इज लुक परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइटल, और इसके आगे लिख भी सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ दिखाया केवल, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ टाइटल, अच्छा दिखाने के लिए, नाउ दिस इज टाइटल। यहाँ लिख ही भी सकता हूँ इसके नीचे, जैसे ये मैंने क्या दिखाया, बॉडी दिखाई है, तो यहाँ बेसिकली पोस्ट टेक्स्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, पोस्ट टेक्स्ट, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको थोड़ा सा बोल्ड किया जा सकता है, ठीक है, और भी अच्छा दिखेगा। तो बोल्ड करने के लिए कौन सी क्लास है, अगर नहीं पता तो बूटस्ट्रैप में देख लिया करो ना, बूटस्ट्रैप में बहुत प्यार से पता लग जाएगा कि कौन कौन सी क्लासेस है। यहाँ सर्च कर लो बोल्ड के लिए कौन सी क्लास है, वैसे बोल्ड बी क्लास होगी ना। टाइपोग्राफी, तो इसको स्पेन टैग के अंदर रख लेते हैं, पूरे को किसके अंदर रखते हैं, स्पेन टैग के अंदर, स्पेन क्लास नेम। अभी हमने एक गलती और की है, इसमें सारे जो क्लासेस है ना इनको चेंज नहीं किया, ठीक है, तो इनको क्या करना है, बेसिकली क्लास नेम करना है। क्यों? क्योंकि JSX का तीसरा रूल क्या कहता है कि आपको क्लास यूज़ नहीं करनी है, उसकी जगह क्या यूज़ करना है, क्लास नेम। तो ये भी ध्यान रखना है। चलो कर देते हैं ये, पेज देखते हैं, और ठीक है, तो फॉन्ट वेट के लिए क्लास है हमारे पास FW, ठीक है, कौन सी, FW बोल्ड। तो FW बोल्ड लगा देते हैं यहाँ, FW बोल्ड, सेव किया,
ये रहा, देखते हैं हमारा बोल्ड हुआ कि नहीं हुआ। ये बोल्ड हो गया, इसको भी बोल्ड कर देते हैं, तो स्पैन टैग के अंदर इसको भी रख के एक क्लास लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको उठा के सिर्फ क्या करना है, यहाँ डालना है। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना। अब देखो, अब मुझे एक पोस्ट दिखानी थी तो ये मैंने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कॉल कर दिया। अगर मुझे दूसरी पोस्ट दिखानी हो तो अब पहले तो इसमें इस ऑब्जेक्ट को पास किया था जो कौन से इंडेक्स पे था, 0 पे था। अब कौन से को पास करूँगा, जो 1 इंडेक्स पे है। ठीक है, और बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है सबके लिए। ओके, सेव नहीं किया ना, सेव करो तो आप रिजल्ट देख पाओगे। हमारे पास 2 हैं, पहले वाला टाइटल अलग है, दूसरे वाला अलग है। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे हम सबको दिखा सकते हैं, लेकिन क्या ये फिजिबल है कि इसको 10 बार कॉल किया जाए, 20 बार कॉल किया जाए, 50 बार कॉल किया जाए? नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, मैप चला सकते हैं। बेसिकली मैप मेथड यूज़ कर सकते हैं इसको एज ए लिस्ट में दिखाने के लिए। तो इस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और कॉपी, तो जिससे क्या है, एज ए रेफरेंस ये सेव रहेगा आपके पास में इसी कंपोनेंट को। अब इस कंपोनेंट के अंदर हम मैप चलाएंगे, इनको हटा देता हूँ, मैप चलाएंगे। ठीक है, तो आपको करली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करने क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं। और पोस्ट्स क्या है, एक एरे है। क्या है, एरे। और नहीं पता हो तो आप देख लो, ये क्या है, एक एरे है, ये रहा। ठीक है, ये एरे रहा। वापस इसके अंदर आओ, तो पोस्ट्स डॉट मैप, और मैप के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आता है। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वैल्यू, इंडेक्स और कंप्लीट एरे। तो कंप्लीट एरे की हमें ज़रूरत नहीं है, वैल्यू, इंडेक्स और एरे। फिर उसके अंदर स्पेसिफिकली रिटर्न करना है। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है, रिटर्न। और अब ये इस कंपोनेंट को बार बार कॉल कर देगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे करता हूँ सिंपल, तो इस केस में क्या, मैंने इस कंपोनेंट को प्रॉप्स तो पास किए ही नहीं, मतलब एज एन एट्रीब्यूट जो प्रॉप पास करते थे, तो हमें प्रॉप पास करने हैं, लेकिन हर बार अलग प्रॉप पास होनी चाहिए। तो हमने इसीलिए मैप चलाया इसके ऊपर कि जो वी है, फर्स्ट टाइम क्या होगा, 0 इंडेक्स, सेकेंड टाइम 1 इंडेक्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लूप चला रहा है ना इसमें। ओके, तो एरे के हर एलिमेंट में होके ट्रिवर्स करेगा। तो वापस से मैं वही इस वी को डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को वहाँ डालता चला जाएगा। पहली बार पोस्ट कंपोनेंट को कॉल करेगा जब वी की वैल्यू फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा, सेकेंड टाइम कॉल करेगा जब सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट होगा, थर्ड टाइम कॉल करेगा जब थर्ड वाला ऑब्जेक्ट होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब चाहो तो इसको ऐसे करके देख सकते हो, जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं ये कॉल नहीं कर रहा, मैं एक एल आई कॉल कर रहा हूँ, सिंपल एल आई। ठीक है, और इस एल आई के अंदर मैं केवल टाइटल दिखा देता हूँ, ये तो वी डॉट टाइटल। ठीक, तो ये हर बार हमारे पास टाइटल अलग अलग होगा। अब देख लो भले, हर बार क्या होगा, टाइटल अलग अलग होगा। ठीक है, बेसिकली एल आई तो मैंने लिख दी, लेकिन यू एल नहीं है। अगर यू एल लगाना है तो इस मैप के अंदर लगाऊंगा तो बार बार रिपीट होगा। तो इस पूरे मैप को यहाँ से लेके यहाँ तक किसके अंदर रखना है, यू एल के अंदर। तो वो हम देख सकते हैं कि मैं अपने उसके हिसाब से कि हमने कैसे उसको बनाया। लेकिन मैं केवल एक चीज़ दिखा रहा होता तो एल आई यूज़ कर लेता, बट मैं पूरा कंपोनेंट ही शो कर रहा हूँ। तो कंपोनेंट का नाम क्या है, पोस्ट, और यहाँ वी को पूरे को डिस्ट्रक्चर कर दो, वो सॉरी स्प्रेड कर दो, है ना, ये स्प्रेड किया, और दैट इज़ फाइनल। अब जितनी भी पोस्ट्स है, चाहे वो 1 है चाहे वो 10 है, वो जितनी भी इस लूप में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये वी, उतनी बार ये अपने आप कॉल हो जाएगा। देखो, ये भी उतनी बार कॉल हो गया, 10 बार था 10 बार, 100 बार था तो 100 बार, और अगर ये 50 बार होता तो 50 बार कॉल हो जाता। बड़ा सिंपल सा है। देखो, हर एक का टाइटल अलग अलग है, मतलब हमने जो लिखा है वो वेरी डिफरेंट। तो ये हमारी पोस्ट हो गई। क्लियर है, सबकी समझ में आया?
हाँ, जिसकी समझ में नहीं आया वो दोबारा पूछ सकता है, और समझ में आया है तो सब लोग रिप्लाई करोगे मैसेज में। हाँ, सब लोग मैसेज में रिप्लाई करोगे। आवाज़ आ रही है ना मेरी? सब लोग मैसेज में रिप्लाई करोगे कि हाँ आया या नहीं आया। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान दो। तो पोस्ट जो है वो एक एरे है, ठीक है। एरे के ऊपर हम मेथड जो है एरे का और जावास्क्रिप्ट का वो अप्लाई करेंगे। इसके अंदर हमें पता है एक कॉल बैक आता है, ठीक है, ये हमें पता है कि इसके अंदर क्या आता है, एक कॉल बैक फंक्शन आता है। और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं। हर एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, केवल एक रिड्यूस को छोड़ के। पहला होता है वैल्यू, दूसरा होता है इंडेक्स, और तीसरा होता है कंप्लीट एरे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक एरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कोई सिचुएशन आती है जहाँ एक एरे है और उसके डेटा को आपको दिखाना है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, तो आप इस मेथड का यूज़ करोगे मैप का, और इसको बेसिकली लिस्ट बोलते हैं रिएक्ट के अंदर, कि आप एज ए लिस्ट उसको शो करो, ठीक है। तो आपको यहाँ रिटर्न लिखना पड़ेगा, अगर रिटर्न नहीं लिखोगे तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो जो भी टैग या कंप्लीटली यहाँ बनाना चाहते हो तो यहाँ बना सकते हो, ठीक है। और आप उसको यहाँ पोस्ट्स, और फिर उसके अंदर जैसे हम चाहें तो हम अलग अलग नीचे यहाँ लिख रहे थे, वो जीरो, पोस्ट जीरो को यहाँ स्प्रेड कर रहे थे, और पोस्ट 1 इंडेक्स पे जो है उसको स्प्रेड कर रहे थे। अब देखो यार, डेटा 0 इंडेक्स पे तो ये है, तो इस डेटा को स्प्रेड कर रहे थे, ऑटोमेटिकली एज ए प्रॉप पास हो जा रहे थे सारे सारे। ऐसे 1 इंडेक्स पे ये है तो ये भी ऑटोमेटिकली पास हो जा रहे थे एज ए प्रॉप। चलो, अब बस हमें करना क्या है, स्प्रेड कर देना। तो हर बार वी की वैल्यू चेंज होगी तो ये कॉल जब होगा ना, तो ये उस नई वी की वैल्यू के साथ कॉल होगा, तो ये कंपोनेंट उतनी ही बार कॉल हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है हमारे पास में लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट होती क्या है, जैसे अब हमने ये दिखा दिया, तो ये सारे के सारे यहाँ 1 बाय 1 कॉल हो जाएंगे, और कुछ ऐसा आउटपुट हमें मिलेगा। जैसे हमने इस कंपोनेंट को एक ही बार कॉल किया, लेकिन मैप की वजह से ये मल्टीपल टाइम्स कॉल हो गए। जितनी उस एरे में ऑब्जेक्ट्स थे उतनी बार ये कॉल हो गया, ठीक है। उस एरे पे डिपेंड करा, 1 2 3 4, तो 10 बार कॉल हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितने थे, 10 ही थे। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स का डेटा फैच करते हैं, और उस प्रोडक्ट्स के डेटा को फैच करके हम यहाँ शो कराते हैं, तो हमें अलग अलग कंपोनेंट कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही कंपोनेंट को डायनेमिकली 10 बार 20 बार 50 बार या 100 बार कॉल कर सकते हैं। किसकी मदद से, इस मैप मेथड की मदद से। तो यहाँ आप इंस्पेक्ट करके देखोगे ना, तो आपको एक एरर मिलेगी, एरर तो नहीं वार्निंग मिलेगी, ठीक है। वार्निंग क्या मिलेगी, एक तो ये कि हमने कहीं ना कहीं क्लास को क्लास नेम में चेंज नहीं किया, और वो क्या है, पोस्ट के अंदर लाइन नंबर 19, यहाँ आओ पोस्ट, और क्लास में लाइन नंबर 19 कहाँ है, ये तो गलत बता रहा है। यहीं कहीं क्लास हमने चेंज नहीं किया, कोई जगह क्लास हमने इस्तेमाल किया है और वो लिखा नहीं। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं, शायद सेव ना किया हो इस वजह से आ रहा हूँ, शायद पहले का हो, तो इसको वापस से रिफ्रेश कर लो, मे बी कोई एरर नहीं है, ठीक है, पहले की एरर थी वो। अब यहाँ क्या एरर आ रही है हमारे पास में, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव ए यूनिक प्रॉप। तो जब ये यहाँ रेंडर करता है, ठीक है, क्या करता है, रेंडर,
मतलब इनको 1 बाय 1 दिखाएगा, तो उस केस में ये हर एक एलिमेंट का या हर एक कंपोनेंट को ट्रैक करता है, ठीक है, कि भाई कौन सा कंपोनेंट है ये, कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखो, अब जैसे पोस्ट इसने 10 बार कॉल किया है, तो इसको 10 बार पोस्ट जो है ना वो अलग अलग ट्रैक करने पड़ेंगे, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करता है, ये की प्रॉप पास करवाता है। क्या करता है, की प्रॉप पास करवाता है। की प्रॉप HTML के एलिमेंट में पास होता है। जैसे मैं यहाँ की प्रॉप पास कर देता हूँ की, ठीक है, तो की जो है वो यूनिक होनी चाहिए, और इन दिस केस हमारे पास में यूनिक क्या है, आई। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ये मैंने सेव कर दिया, की पास कर दिया, ठीक है, इसको सेव किया, वापस से रिफ्रेश किया, तो की जो है की पास करते हुए एरर चलेगी। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। अब देखो, वैसे तो इंडेक्स जो पास करना इज़ नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन, बट इंडेक्स इज ईजीएस्ट वे टू पास, क्योंकि इंडेक्स चेंज हो जाता है। मान लो समहाउ किसी तरीके से ये जो एलिमेंट है ये मैंने डिलीट कर दिया, पहला वाला, ठीक है, तो पहला वाला डिलीट करते ही इनका इंडेक्स चेंज हो जाएगा। इसको जो 0 इंडेक्स मिला हुआ था वो किसको चला जाएगा, इसको। ऑटोमेटिकली इंडेक्स तो भाई 0 से स्टार्ट होंगे, ऐसा तो है नहीं 0 इंडेक्स पे एलिमेंट डिलीट किया तो 0 इंडेक्स ही गायब हो जाए, नहीं होगा ना। तो इंडेक्स इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, आप पास करो आईडी। क्या पास करो, आईडी। तो v.id, और आप यहाँ देखो आईडी इज़ यूनिक फॉर एवरी पोस्ट। आईडी 1, आईडी 2, और नहीं है तो जब भी आप डेटा का स्ट्रक्चर इस तरीके का बना रहे हो तो आपको आईडी पास करना है, आईडी 5, ठीक है। तो सब में यूनिक है, अगर यूनिक नहीं है तो प्रॉब्लम है। रिएक्ट बेसिकली ट्रैक रखता है हर एक एलिमेंट का, ठीक है, तो जब वो ट्रैक रखता है ना हर एक एलिमेंट का, तो वहाँ उस जगह पे इसको यूनिक की चाहिए हर एक के लिए, क्योंकि हम नॉर्मली इस पोस्ट को ऑटोमेटिकली कॉल कर रहे हैं, ठीक है, जितनी बार ये रिटर्न होगा उतनी बार ही कॉल हो जाएगा। अब जितने उसमें ऑब्जेक्ट होंगे 100 होंगे, तो हर एक कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे, ये ट्रैक रखने के लिए, ठीक है। तो उस केस में इसको एक की प्रॉप चाहिए। क्या चाहिए, की प्रॉप। और की प्रॉप आपको जो भी आप हायर कंपोनेंट या फिर आप बेसिकली हायर एलिमेंट रख रहे हो उसके अंदर की प्रॉप पास कर दो। जैसे ही आप की प्रॉप पास करोगे वैसे ही अपना काम हो जाएगा, बस दैट्स इट। समझ में आया, क्लियर है? सबको समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो रिप्लाई करो। ठीक है, सब लोग रिप्लाई करो ग्रुप में कि समझ में आ गया। अरे बाकी लोग क्या कथा सुनने आए हो क्या? कुछ भी लो, तो प्रॉप जितने मान लोगे उतने काम करेंगे। एक भी मत लो, एक भी काम नहीं करेगा। आपको 10 चाहिए आप 10 लो, एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा लो। हमने ही तो लिखे हैं, वो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। यहाँ जो प्रॉप पास किए हैं वो मैंने ही तो लिखे हैं, ये डी स्ट्रक्चर किए हैं मैंने ही तो किए हैं। नहीं करूँगा तो मतलब मान लो मेरे को एक ही चाहिए तो मैं एक ही करूँगा ना, 10 क्यों करूँगा? मेरे को 50 चाहिए तो 50 करूँगा। बट वो हम खुद से सोचना पड़ता है ना कि हमें खुद से क्या दिखाना है। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट का पेज है, तो उस प्रोडक्ट के पेज में क्या दिखाओगे? एक इमेज दिखाओगे, प्रोडक्ट का प्राइस दिखाओगे और एक लिंक दिखाओगे जो उस प्रोडक्ट पे ले जाए कम्प्लीटली। हो सकता है प्रोडक्ट की कंपनी का नाम, प्रोडक्ट की कैटेगरी, ये सारी चीज़ें भी आप दिखाओ, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, मैं ये दोनों जो हैं ये कोड भेज देता हूँ,
आपको ग्रुप में। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको कमेंट्स का जो डेटा है ना, एक तो ये पोस्ट्स वाला मैंने भेज दिया आपको, ठीक है, और एक पोस्ट वाला बेसिकली, हालांकि पोस्ट वाला भेजने की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट वाला तो आपको खुद ही बनाना है, लेकिन फिर भी ये मैं भेज देता हूँ। आप बूट स्टेप का यूज़ करो डिज़ाइनिंग के लिए, दैट वाज एन ईजीएस्ट थिंग, ठीक है, आप बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकते हो कोई भी चीज़। तो ये पोस्ट वाला भी मैं भेज देता हूँ। और आपको जो है कमेंट्स दिखाने, क्या दिखाने, कमेंट्स। कहाँ से डेटा कॉपी करोगे, ये हमने एक साइट है जेसन प्लेस होल्डर, इसके अंदर कमेंट्स का डेटा भी है। किसका डेटा है, कमेंट्स का। ये पोस्ट्स का रहा और ये कमेंट्स का रहा, ठीक है। कमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं भाई, पोस्ट आईडी, किस पोस्ट पे कमेंट किया गया है, नेम, किसने कमेंट किया है, उसका ईमेल, और क्या कमेंट किया है। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखानी है एज ए कार्ड, ठीक है, दिखा सकते हो। डिज़ाइन आप खुद से करना चाहो खुद से करो, नहीं करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, बूट स्टेप यूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ से डेटा उठाना है कम से कम 10-20 पोस्ट्स का, ठीक है। जैसे मैं यहाँ जाऊँ और मान लो मैंने 20 पोस्ट्स का डेटा उठाना है, यहाँ तक कॉपी किया, कॉपी, और यहाँ मैंने कमेंट डेटा, कौन सा बनाया, कमेंट डेटा, कमेंट डेटा, इस तरीके से लिखा .jsx, ठीक है। और सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट ही कर लो, बाद में एक्सपोर्ट का ध्यान ना रहे। तो कमेंट्स इज टू, तो लेट यूज़ करना या कॉन्स्ट, कुछ भी यूज़ करना, यहाँ आगे यूज जरूर करना, अदरवाइज होगा क्या कि वेरिएबल नहीं डिक्लेयर होगा वो। अब इसमें कमी क्या है, देखो यहाँ स्टार्ट तो हो गया ये स्क्वायर ब्रैकेट, हम पूरा कॉपी करते तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता, नहीं आएगा तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, दैट्स इट। बस अब इस डेटा को आपको, जैसे मैंने यहाँ पोस्ट बनाया है एक कंपोनेंट, इसको मल्टीपल टाइम्स दिखाने के लिए एक पोस्ट्स नाम का कंपोनेंट बनाया, और उसके अंदर हमारा जो डेटा है उसके ऊपर मैप चलाया है, मैप मेथड, ठीक है। यही आपको करना है बस, और करके सबको ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजना है हर एक को। लाइब्रेरी, और जो लाइब्रेरी रिएक्ट राउटिंग के लिए यूज़ होती है उसको बोलते हैं रिएक्ट राउटर, ठीक है। क्या है लाइब्रेरी का नाम, रिएक्ट राउटर। तो आप गूगल सर्च करोगे तो आपको ये लाइब्रेरी यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा, जैसे गेटिंग स्टार्टेड पे यहाँ ट्यूटोरियल पे क्लिक करोगे तो आपको एक नॉमिनल सा ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे ना कि राउटिंग जो है वो कैसे करते हैं रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर। राउटिंग से बेसिकली मीनिंग है जब आप यहाँ क्लिक करो तो आपको कुछ अलग दिखे और यहाँ यूआरएल में बदल गया, देख लो आप। जैसे अभी यूआरएल में क्या लिखा हुआ है, मेन स्टार्ट एग्जाम्पल्स, जैसे मैं ट्यूटोरियल पे क्लिक किया तो क्या लिखा आया, मेन स्टार्ट ट्यूटोरियल, और ट्यूटोरियल पे ये वाला पेज दिख रहा है, एग्जाम्पल्स पे ये वाला पेज दिख रहा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे ये वाला पेज दिख रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ जो है ना लास्ट वाला, ये बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे मेन कॉन्सेप्ट पे क्लिक किया तो स्टार्ट मेन कॉन्सेप्ट, ठीक। चेंज लॉग पे क्लिक किया तो यहाँ चेंज लॉग, यहाँ यूआरएल चेंज हुआ, प्लस यहाँ जो है वो चेंज हुआ, यहाँ यूआरएल चेंज हुआ और यहाँ जो दिख रहा था वो चेंज हुआ, ठीक है। तो इसके लिए कम्प्लीटली नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। तो वही जो प्रोसेस हमने 2-3 दिन से कर रहे हैं वही प्रोसेस करेंगे। आपको कमांड चलानी है npm create with @latest, ठीक है। और यहाँ मैं प्रोजेक्ट का नाम रखूँगा रिएक्ट
राउटर, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम रिएक्ट राउटर, फ्रेमवर्क है हमारा रिएक्ट, और लैंग्वेज कौन सी है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ cd रिएक्ट राउटर सेट, इसके बाद npm i, तो सारे जो वो हैं हमारी डिपेंडेंसीज वो इंस्टॉल हो जाएंगी, और डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती रहेंगी। लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट को किस में खोल लेता हूँ, VS कोड में खोल लेता हूँ, अपना काम स्टार्ट करते हैं, बाकी वो बैकग्राउंड में होती रहेंगी इंस्टॉल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा खुल गया। तो देखो बेसिकली हमारा जो सारा डेटा है वो main.jsx से जा रहा है भाई, इसी पेज में तो दिख रहा है सारा डेटा index.html में, लेकिन पुश कहाँ से हो रहा है, main.jsx से। और main.jsx में कहाँ से डेटा आ रहा है, इस ऐप से। कहाँ से, ऐप कंपोनेंट से। ये ऐप कंपोनेंट ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर से जितना भी ये लिखा हुआ है सबको मैं गायब कर देता हूँ, हटा दिया, इसको भी हटा देता हूँ, इस पे जो CSS लिखी हुई है उसको भी इरेज कर देता हूँ, और यहाँ जो CSS लिखी हुई है इसको भी इरेज कर देता हूँ। नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली अ ब्लैंक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो इजी गोइंग है, आप इसका ट्यूटोरियल पढ़ो। इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है कि मैं इसको कंपोनेंट बेस्ड करवाऊँगा, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड करवाएगा। क्या करवाएगा, ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो चीज़ें वही हैं कि मैं इसको कंपोनेंट बेस्ड करवाऊंगा, मतलब कंपोनेंट बना के, और इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड करवाया गया। दोनों चीज़ें सेम है ना, मुझे कंपोनेंट बेस्ड इजी लगता है तो मैं उससे करता हूँ, ये इस तरीके से एरे बना के करता है, ऑब्जेक्ट बना के, तो वो सेम चीज़ है ना, समझ जाओगे जब आप इसको पढ़ोगे तो समझ जाओगे। इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी है, आप आराम से गो थ्रू कर सकते हो। चलो, सबसे पहली चीज़ आपको एक बॉयलर प्लेट कोड तो लिखना ही लिखना है कि ये इंस्टॉल हो गए, अभी नहीं हुए। तो आपको सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल होने दो, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगी आपको रिएक्ट राउटर और रिएक्ट राउटर डॉम, ये दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है इसके अंदर। कौन कौन सी, रिएक्ट राउटर और रिएक्ट राउटर डॉम। चलो एक बार इसको इंस्टॉल होने दो, उसके बाद हाँ हो गया, ठीक। तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है, कौन कौन सी, रिएक्ट राउटर और रिएक्ट राउटर डॉम। जब भी आप npm से कुछ इंस्टॉल करते हो, बेसिकली npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। अगर कहा जाए तो जैसे आपका ऐप स्टोर होता है ना मोबाइल के अंदर, होता है ना प्ले स्टोर, तो उसके अंदर सारी जो मोबाइल की एप्लीकेशन है वो वहीं है। आपको क्या करना है, वहाँ से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। ऐसे ही npm क्या है, npm एक तरीके से रिएक्ट, नोड और जावास्क्रिप्ट इन सब के लिए एक स्टोर है, ठीक है, जहाँ सारी जो एप्लीकेशंस है ये कोई भी बनाता है वो वहाँ डाल देता है और हम उसको अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप जाओगे npm की साइट पे तो आपको मिल जाएगा npm.js, जावास्क्रिप्ट का एक तरीके से लाइब्रेरी है, या फिर आप कहें कि पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है, एप्लीकेशन स्टोर है, आप इसको मान सकते हैं। तो आपको जो भी पैकेज चाहिए यहाँ आप सर्च करो, रिएक्ट, जैसे मुझे रिएक्ट का क्या चाहिए, राउटर चाहिए, तो रिएक्ट राउटर इस तरीके से। तो आपको ये पैकेजेस का एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, जैसे ये रहा रिएक्ट राउटर और रिएक्ट राउटर डॉम, ये रहा, ठीक है। आपको एक छोटा सा एक डेमोस्ट्रेशन मिल जाएगा कैसे यूज़ करना, सारे लिंक मिल जाएंगे। ये रहा, प्लीज़ द गेटिंग स्टार्टेड गाइड, और यहाँ जो है इंस्टॉल की कमांड मिल जाएगी, और उसके गिट के रेपोजिटरी का लिंक मिल जाएगा, वीकली डाउनलोड्स कितने वो मिल जाएंगे, ठीक है, ये सारी मिल जाएंगी। जैसे मैंने इस पर गाइड पे क्लिक किया तो गाइड ने इसको मेरे को यहाँ माउस कर दिया उस वाले पेज पे, वो हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है।
यहाँ आपको जो इसका खुद का कोड है उस वो मिल जाएगा, कैसे लिखा हुआ है ना। उसके नीचे यहाँ और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कितने केबी का है, क्या है, ये सारी फाइल्स कितनी हैं, ये सब, ठीक है। तो बेसिकली हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो रिएक्ट राउटर और एक रिएक्ट राउटर डोम। और देखा जाए तो हमें केवल रिएक्ट राउटर डोम ही चाहिए, पर कोई फंक्शनैलिटी अगर आप यूज़ कर रहे हो सकता है वो रिएक्ट राउटर से इस्तेमाल करो। तो ये इसकी इंस्टॉलेशन की कमांड है, npm i react router dom। और हमें दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है तो आप स्पेस दे के दो एक साथ लिख सकते हो। जैसे npm i मुझे करना है रिएक्ट राउटर, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, नहीं तो कुछ और डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि एक एक वर्ड के लिए यहाँ सैकड़ों पैकेजेस हैं, ठीक है। वापस से दो चीज़ें करनी है तो दोनों को स्पेस दे के एक साथ लिखा जा सकता है, राउटर डॉम। तो मेरे साथ साथ ही इंस्टॉल कर लेना इसको, ठीक है। ये हमने रिएक्ट राउटर और रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल कर लिया। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, जब तक इसको इंस्टॉल होने दो। हो गया। और जब भी कोई आप नया पैकेज इंस्टॉल करोगे, सबसे पहला आपका काम होगा इस फाइल में चेक करना, ठीक है। इस फाइल में ये इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, package.json। package.json में अगर ये आ चुका है तो मतलब आपका इंस्टॉल हो गया, अगर नहीं हुआ तो दोबारा कमांड चलाओ। तो रिएक्ट राउटर वर्जन 6.26 और रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं, क्लियर है। रिएक्ट राउटर डॉम। बंद कर दो। तो फंडामेंटल ये है कि आपको अलग अलग URLs पे या अलग अलग राउट्स पे अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाने हैं। हमारे केस में हाँ, अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाने हैं। किसका? तुम पढ़ाओगे ना तो कल तो आएंगे, कराओ आराम से, स्लो स्लो सारी चीज़ें, है ना, करा दो, ठीक है। और हाँ, ये रहा। तो जहाँ भी हमारा रूट फोल्डर है, ठीक है, रूट इन द सेंस कि उसके आगे कोई भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी HTML का पेज नहीं दिखना चाहिए। अगर वो दिखता है तो बेसिकली वो राउटिंग का पार्ट नहीं होगा। तो हमारा जो रूट कंपोनेंट है वो कौन सा है, app.jsx। सारे कंपोनेंट जो इसी के अंदर दिखेंगे, ठीक है भाई, सब इससे नीचे ही है सब, क्योंकि अगर हम इसको एज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर मान के चलें तो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ मेन होगा, मेन के नीचे ऐप होगा, ठीक है। फिर ऐप के नीचे हो सकता है दो कंपोनेंट्स दिख रहे हो ऐप में, फिर उनमें भी दो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। तो इस तरीके से तो रूट कंपोनेंट कौन सा है, ऐप। तो इसी के अंदर हमें सेटअप करना है, ठीक है। किसका सेटअप करना है, राउटिंग का। और उससे बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो राउटिंग का पार्ट नहीं होगा। तो आपको कंपोनेंट कॉल करना है एक ब्राउज़र राउटर। कौन सा कंपोनेंट, ब्राउज़र राउटर। और ये यहाँ अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप खुद से कर सकते हो। कहाँ से, रिएक्ट राउटर डोम से ब्राउज़र राउटर, ठीक है। दिस इज़ द सेम कन्वेंशन। अब इसके अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर हमें कॉल करना है एक कंपोनेंट है राउट्स नाम से। किस नाम से, राउट्स नाम से, ठीक है। ये राउट्स, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको हर बार करनी है, क्लियर। अब जब भी आप काम करो, ठीक है, तो जैसे मान लो कोई साइट है जिसके अंदर कितने पेजेस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 10 20 50, कितने हो सकते हैं, पेजेस का क्या है। ये दो चीज़ें आपको हर बार करनी है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना कि दो चीज़ें करनी है। रुक जाओ, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में है, ये दो
तो ये रहे उधर दे दो, ये जो पी रहे हो पी लो। ठीक है, कंपोनेंट है राउट नाम का। अब इसके अंदर क्या लिखना है, राउट। उसके अंदर आएगा एक चीज़, वो है पाथ। पाथ बेसिकली मीनिंग होगा कि यहाँ आप जो डोमेन है, ठीक है, इसके बाद ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, इसके बाद ये जो है ये क्या होना चाहिए यहाँ, समझे? ये इसको मैच करेगा पाथ। बेसिकली ये क्या है, पाथ में मतलब यूआरएल का लास्ट वाला। ठीक है, ये मैच करेगा। तो जनरली हमारे पास में बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो उसके हिसाब से हम राउट्स खुद तय करते हैं कि इस पर क्या दिखेगा। अब जैसे मान लो मेरे पास एक है होम का, तो होम को मैं ब्लैंक छोड़ सकता हूँ कि कुछ भी ना आए तो क्या दिखे। ठीक है, ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। ब्लैंक का बेसिक मीनिंग है स्लैश। यहाँ लिखा मैंने एलिमेंट। अब इस जगह मुझे कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, तो यहाँ मैं किसी कंपोनेंट को कॉल करूँगा। क्या करूँगा, किसी कंपोनेंट को यहाँ इसके अंदर लिख दूँगा। अब कंपोनेंट तो यहाँ कुछ है नहीं, तो जब भी आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाओगे, तो अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है उस केस में आप क्या करोगे कि ये जो है पेजेस होंगे ना, तो आप पेजेस नाम का एक अलग से फोल्डर बना लो। देखो अलग अलग लोगों का अलग अलग वो रहता है कि कोई कुछ बनाएगा, कोई हो सकता है पेजेस ना बनाए, कोई कंपोनेंट्स नाम से बनाए, कोई हो सकता है राउट्स नाम से बनाए। देन माइट बी पॉसिबल डिफरेंट थिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ मैं दिखाऊंगा एक कंपोनेंट होम नाम का, home.js। तो यहाँ मैंने एक कंपोनेंट बनाया होम नाम से, और यहाँ दिखाया दिस इज होम पेज। क्लियर? चलो, और यहाँ इस कंपोनेंट को एलिमेंट के अंदर कॉल कर देंगे, होम स्लैश, और ये इसको यहाँ रखते हैं ना। क्लियर? अब ये हमने बेसिकली एक सेटअप बना लिया जहाँ मुझे स्लैश, इसका ब्लैंक का मतलब है कि खाली डोमेन नेम है, तो कौन सा कंपोनेंट दिखेगा, होम का। चलो दूसरा एक और राउट बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा पाथ। मान लो मेरे पास मल्टीपल पेजेस होंगे, जैसे कॉन्टैक्ट का है, सर्विसेज का है, अबाउट का है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो हम कोई एक बना लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पेज वेबसाइट में 4 पेजेस हैं। एक तो होम का जो मैंने बना दिया कि भाई जहाँ मेन सारा डेटा दिखेगा, और एक ऐसा पेज होगा जहाँ हमें सर्विसेज दिखेंगे। वो आपको सोचना होता है। जैसे मान लो मैं किस टाइप की वेबसाइट बना रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल है, एक ब्लॉग की वेबसाइट बना रहे हैं। किसकी? ब्लॉग की। तो हो सकता है यहाँ ऑल ब्लॉग्स दिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ जो होगा वो क्या होगा, ब्लॉग्स, सारे ब्लॉग्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक पेज वो बन गया राउट जिस पे सारे ब्लॉग्स दिखेंगे। फिर आपको वापस क्या लिखना है, एलिमेंट बराबर और इस तरह की कर्ली ब्रैकेट्स। और अब आप यहाँ कौन सा दिखाओगे, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें सारे ब्लॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इस पेजेस के अंदर ही है ना, हमने क्या बना लिया, एक और कंपोनेंट ब्लॉग्स नाम का, blocks.js। यहाँ मुझे सारे ब्लॉग्स दिखाने हैं। क्लियर? तो सिंपली अभी तो मैं खाली लिख देता हूँ दिस इज ऑल ब्लॉग। मे बी प्रोडक्ट का हो सकता है, तो सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अब यहाँ जो है इसके बाद क्या हो सकता है, जैसे मान लो हमारे पास एक राउट हो सकता है ब्लॉग क्रिएट करने के लिए, एक हो सकता है सिंगल ब्लॉग दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ एक पाथ और क्रिएट ब्लॉग। किस नाम से, क्रिएट ब्लॉग। ये किस लिए है,
कि जहाँ हम कोई ब्लॉग क्रिएट करें, ठीक है, एलिमेंट। और यहाँ मैंने बेसिकली अभी इसको दिखाया नहीं है, तो कौन सा कौन सा एलिमेंट दिखाना है यहाँ, कौन सा कंपोनेंट, ब्लॉग्स नाम वाला, ठीक है ये। और यहाँ मैं क्रिएट करूँ तो यहाँ मुझे कौन सा दिखाना है, क्रिएट ब्लॉग। पेजेस में आते हैं और क्रिएट ब्लॉग, क्रिएट ब्लॉग डॉट, क्लियर, ठीक है। ये कंपोनेंट हो गया क्रिएट ब्लॉग का। और दिस इज अ पेज फॉर क्रिएटिंग ब्लॉग्स। हालांकि यहाँ आएगा सारा HTML, बट एज ऑफ नाउ हम केवल डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, तो बस इतना ही है। और भी बहुत सारे होंगे, हम देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इस वेबसाइट के अंदर जो ये वेब पेज है, इसके अंदर 3 ब्लॉग्स, 3 पेजेस हैं, 3 राउट्स हैं। कौन कौन से, मतलब एक तो ब्लैंक है, अगर खाली डोमेन नेम आता है स्लैश करके, एक स्लैश ब्लॉग्स आता है तो ब्लॉग नाम का दिख जाएगा, और स्लैश क्रिएट ब्लॉग आता है तो ये वाला एलिमेंट दिख जाएगा। तो npm रन देव कमांड चलाया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो ये डोमेन नेम तो सामने आएगा ही आएगा, इसके आगे खाली स्लैश है, तो कौन सा कंपोनेंट दिखेगा, होम वाला। अगर इस स्लैश के आगे ब्लॉग्स लिखा होता तो ब्लॉग्स वाला कंपोनेंट दिखता है। अगर इस स्लैश के आगे क्रिएट ब्लॉग दिखा होता तो है? हाँ, मैंने ये खोला और यहाँ देखो आप, ये क्या आया, दिस इज होम पेज। क्यों, क्योंकि मैंने होम वाला कंपोनेंट दिखाया है। अब यहाँ स्लैश लगा के मैं लिखता हूँ ब्लॉग, कौन सा दिखेगा, दिस इज ब्लॉग पेज, ठीक है। इसके आगे अगर मैं लिखूँ क्रिएट ब्लॉग, तो कौन सा दिखेगा, क्रिएटिंग ब्लॉग। अब आपको करना क्या है, आपको ये तो बना लोगे ना, छोटा सा मतलब 4 लाइनें हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सोचना है कि आपको क्या प्रोजेक्ट बनाना है। जो भी प्रोजेक्ट या वेबसाइट आप बनाना चाहते हो, जनरली ऐसा नहीं होता कि आप खुद से सारा काम कर पाओ, क्योंकि वेबसाइट जो डिज़ाइनर होते हैं, UI UX डिज़ाइनर, दे आर डिफरेंट पर्सन, वो हमें बना के देते हैं हर एक पेज, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उसे HTML CSS में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अब एक्चुअल में हम कोई कंपनी का पूरा वो तो स्ट्रक्चर 4 आदमी तो हायर नहीं कर रहे कि एक UI UX डिज़ाइनर हो फोटोशॉप वाला, फिर हमें पेजेस बना के दे, एक UX डिज़ाइनर हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सारा काम आपको ही करना है, ठीक है। तो इजी टास्क ये है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट चूज करो, ठीक है, आप जो बनाना चाहते हो अपने दिमाग में जो भी हो, ठीक है। सबका डिफरेंट हो सकता है, मे बी वन वांट्स टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, ठीक है, और एक आदमी चाहता है कोई ई-कॉमर्स साइट बनाना, और कोई एक पर्सन चाह सकता है ब्लॉग्स का बनाना, ठीक है, और एक आदमी मान लो कोई गेमिंग साइट बनाना चाहता है, एक ट्रैवलिंग साइट बनाना चाहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि आपको बनाना क्या है। ठीक है, चूज प्रोजेक्ट, कोई भी कैसा भी हो, ठीक है। देन उसके बाद हम कौन कौन से पेजेस
डिसाइड करेंगे, ठीक है, कौन कौन से हमें दिखाने हैं। डिसाइड पेजेस दैट यू वांट टू डिस्प्ले। अब हमारे केस की बात की जाए, जब हम किसका बना रहे हैं, ब्लॉग का, तो देयर में भी होम पेज, ठीक है, कौन सा पेज, होम पेज। उसके बाद प्लस कर करके लिखते जाता हूँ, ऑल ब्लॉग्स पेज, ठीक है, ये हो गया। ऑल ब्लॉग्स का एक पेज हो गया, हर बार पेज लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मे बी सिंगल ब्लॉग पेज, एक सिंगल ब्लॉग पेज होगा, और एक पेज होगा क्रिएट करने के लिए, क्रिएट ब्लॉग। इसके अलावा और कौन कौन से पेजेस हो सकते हैं, आपने कभी कोई ब्लॉगिंग साइट देखी होगी। ये तो है बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा यूज़र का लॉगिन का पेज होगा, ठीक है, यूज़र का साइन अप का पेज होगा, ठीक। और अगर हम ब्लॉग दो तरीके से दिखाएंगे, एक तो जो हर कोई आ रहा है वेबसाइट पे वो, ठीक है, और एक यूज़र के लिए कि जो उसने ब्लॉग्स डाले हैं, ठीक है, उसने जो खुद से ब्लॉग्स सारे डाले हैं, उन ब्लॉग्स को वो अब एडिट, अपडेट या डिलीट करता है, तो वो एक अलग पेज होगा, ऑल ब्लॉग एडिट पेज, ठीक है। तो मे बी सम अदर थिंग्स, मे बी कैटेगरीज पेज हो सकता है एक ब्लॉग के अंदर, ठीक है। ब्लॉग्स के अंदर भी आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, जैसे ब्लॉग्स किस बारे में रिलेटेड है, वो भी एक अलग डिफरेंट पेजेस हो सकते हैं। कैटेगरीज पेज हो सकता है कि हर एक ब्लॉग्स को अलग अलग कैटेगरी वाइज दिखाओ, देयर मे बी डिफरेंट पेजेस। तो आपको जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना, और बेसिकली हम प्रोजेक्ट अभी से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी से ही, तो आप सबसे पहले फ्रंट एंड बनाओगे, तो जैसे जैसे बैक एंड बनता चला जाएगा आप बैक एंड बनाते चले जाओगे। तो सबसे पहले आपको अभी के लिए क्या करना है, आपको कोई भी प्रोजेक्ट सोचना जो भी दिमाग में आ रहा है, ठीक है, उसके पेजेस सोचने हैं कि मैं इतने पेजेस बनाऊंगा, और कोशिश करना कि पेजेस आप कम से कम रखो, क्योंकि अगर आप पेज बड़े करते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप सोचो ना कि ब्लॉग बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो ब्लॉग कैन हैव अ वास्ट इंफॉर्मेशन, लाइक ब्लॉग कैन हैव कमेंट्स, ठीक है, ब्लॉग कैन हैव रेटिंग्स, तो ब्लॉग्स कैन हैव कैटेगरीज। तो इस हिसाब से अगर पेजेस हमारे बढ़ते चले जाएंगे तो पेजेस का कोई एंड नहीं है, ठीक है। आप कितना वो करना चाहते हो कॉन्फ़िगरेशन, वो बढ़ता चला जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो आप मिनिमम कम से कम 4 पेजेस और मैक्सिमम 8 to 10 पेजेस के अंदर अपनी वेबसाइट का वो रखोगे, ठीक है। तो अभी आपकी टास्क छोटी सी है, आपके दिमाग में जो भी आ रहा हो, ठीक है, कि जिस भी बारे में बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको 4 पेजेस दिखाने हैं, और इस तरीके से पेजेस नाम का फोल्डर बना के उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स आपको दिखाने हैं। बस कर लोगे, अभी करना है, सिर्फ अभी के अभी। डेमोन्स्ट्रेशन करके देखोगे कुछ इस तरीके से। मैं इसको भेज देता हूँ इस कोड को। दो चीज़ें आपको फॉलो करनी है, जैसे यहाँ बात करें, एक तो ब्राउज़र राउटर आपको लिखना ही लिखना है। इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली मीनिंग ये है कि जो रिएक्ट राउटर है ना, वो केवल और केवल वेबसाइट के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि वेबसाइट की राउटिंग करने के लिए। दैट कैन राउट इन द डिफरेंट सेगमेंट्स, लाइक रिएक्ट नेटिव में भी इस्तेमाल किया जा सकता है उसके लिए, ठीक है। और डॉम के अलावा हैश राउटर भी होता है, तो वो रखना है याद। राउट्स जो सारे राउट्स को कंबाइन करेगा, ठीक है। तो राउट्स नाम के कंपोनेंट के अंदर आपको यहाँ राउट लिखना है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, एक तो पाथ और एक एलिमेंट। पाथ मतलब यहाँ यूआरएल के अंदर क्या दिख रहा है, जैसे अभी ये दिख रहा है ना, ये हमारा पाथ हो गया। दैट फिर आएगा एलिमेंट,
कि इस पाथ पे आप कौन सा पेज दिखाना चाहते हो, कौन सा कंपोनेंट दिखाना चाहते हो। क्लियर? तो आप इसे दिखा सकते हो। तो आपको अभी कम से कम 3 या 4 पेजेस बना के कुछ डिज़ाइन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिर्फ आपको डिफरेंट टेक्स्ट ही दिखा देना है। क्या दिखा देना है? डिफरेंट टेक्स्ट। जैसे मैंने दिखाया है क्रिएट ब्लॉग पर, केवल मेरा यहाँ डिफरेंट क्रिएटिंग, बाकी बात का कोड तो हमें पता है, HTML CSS लिखनी आती है हमें। जैसे मैंने ब्लॉग्स पे क्लिक किया तो नाउ दिस इज़ ऑल ब्लॉग्स पेज। बस इस तरीके से टेक्स्ट दिखाना है और आपके पास 10 मिनट है, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट बना हुआ है उसमें काम करना है। समझ में आ रहा है? तो करो। और एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा ब्राउज़र रिएक्ट राउटर का सेटअप आपके टॉप लेवल कंपोनेंट में होगा, और इन दैट केस हमारे पास टॉप लेवल कंपोनेंट है app.jsx के अंदर, ऐप कंपोनेंट इसके अंदर, तो इसके अंदर ही सेटअप करना है। क्लियर? बनाओ। और 10 मिनट ही हैं, 42 मिनट। हाँ, सब लोग ध्यान दो इधर। तन्मय, जो कर रहे हो बंद करो और सब लोग ध्यान दो इधर। तो आज जो हमने करवाया है वो पहला तो है राउटिंग, ठीक है। राउटिंग क्या होती है? व्हेन यू वांट टू शो डिफरेंट डेटा या फिर डिफरेंट पेजेस ऑन डिफरेंट URL, देन वी यूज़ राउटिंग। जब आप अलग अलग URL पे अलग अलग पेजेस दिखाना चाहते हो तो आप राउटिंग यूज़ करोगे। रिएक्ट हमेशा क्लाइंट साइड राउटिंग का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि ये जो है सिंगल पेज वेब एप्लीकेशंस बनाता है, सिंगल पेज। क्योंकि इसमें जो डिलीवर हो रहा है वो एक ही पेज है, कौन सा? index.html, ठीक है। तो ये क्या करता है? क्लाइंट साइड राउटिंग करता है। क्लाइंट साइड राउटिंग क्या होती है? जब हम कंप्लीट पेज को, ये हमारा पेज रहा, इसको एक साथ भेज दिया आपने, अब आप यहाँ क्लिक करोगे बेसिकली इस जगह पे, अगर राउट अलग है तो ये रखिए, तो ये वाला कंपोनेंट खुल जाएगा, और अगर आप दूसरा राउट लगाओगे तो दूसरा वाला कंपोनेंट खुल जाएगा, या फिर दूसरा वाला पेज लोड हो जाएगा। लोड नहीं होता मतलब दिख जाएगा, लोड तो पहले से ही है, लेकिन अभी हमने इसको राउटिंग को कम्प्लीटली सेटअप नहीं किया। रीज़न क्या है? क्योंकि अभी भी मैं यहाँ URL में लिखता हूँ उस URL को या राउट को या पाथ नेम को यहाँ लिखता हूँ। जैसे मेरे को ब्लॉग्स देखना है तो ब्लॉग्स पे क्लिक किया, और जब मैं ऐसा करता हूँ तो ब्राउज़र वापस से रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, और यहाँ पेज रीलोड होता है। देन वी सेट अप द क्लाइंट साइड राउटिंग, बट स्टिल नॉट इन एफिशिएंट वे, क्योंकि मुझे बार बार इसके अंदर क्लिक करना पड़ रहा है, जो एड्रेस बार है उसके अंदर टाइप करना पड़ रहा है। तो यहाँ हम एंकर टैग्स बना सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एंकर टैग्स का भी कमी ये है कि एंकर टैग्स भी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। क्या करते हैं? सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उससे भी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जो कंप्लीट प्योर क्लाइंट साइड राउटिंग है। उसके लिए हमारे पास में कि पेज भी रीलोड ना हो, ठीक है, यहाँ ये वापस से सर्वर को रिक्वेस्ट ना भेजे, और यहाँ जो कंपोनेंट या पेज हम दिखाना चाहते हैं वो भी दिख जाए। उसके लिए हमारे पास में है लिंक टैग। कौन सा टैग? लिंक टैग। तो देखो आप कहीं भी सेटअप कर सकते हो लिंक को। मैं इस कंपोनेंट के अंदर कर सकता हूँ, होम के अंदर, ब्लॉग के अंदर कर सकता हूँ, क्रिएट ब्लॉग के अंदर कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे हर पेज पे दिखाना चाहता हूँ। अगर हर पेज पे दिखाना चाहता हूँ तो मुझे इस राउट्स के बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस पर रखता हूँ तो केवल कहाँ दिखेगा? वो होम वाले के अंदर। इसमें रखता हूँ तो कहाँ दिखेगा? केवल इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ? इस राउट से बाहर। लेकिन ब्राउज़र राउटर से बाहर काम नहीं करेगा, तो ब्राउज़र राउटर से बाहर तो रखना नहीं है। तो एंकर टैग की जगह हमारे पास क्या है? लिंक टैग, लिंक। और विशेष ध्यान रखना, लिंक 2-3 है यहाँ, एक ये भी लिंक है, तो L बड़ा होना चाहिए लिंक का, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए रिएक्ट राउटर डॉम से, यहाँ लिंक आ जाना चाहिए। नहीं आता तो आप खुद लिखो, ठीक है, हालांकि आ जाएगा ये लिंक। और ये एंकर टैग की तरह काम करता है। अब जैसे मान लो कौन से पेज पे जाना है आपको, होम पे जाना है तो हमने होम लिख दिया, ठीक। और ऐसे ही मुझे दूसरे पेज बनाना है तो दूसरे पेज पे कौन से पे जाना है मुझे डिपेंड करेगा कौन सा है, ब्लॉग्स का
ब्लॉक्स के पे चला गया। उसके बाद एक और लिंक बनाया, लिंक, और कहाँ जाना है मुझे, क्रिएट ब्लॉक, यहाँ लिख दिया क्रिएट ब्लॉक। क्लियर? ये चीज़ तो समझ में आ गई। चलो अब देखो, इनको देखोगे ना तो ये बेसिकली फॉर्मेटेड नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे दिख जाएंगे ना इस तरीके से। तो इसको थोड़ा स्टाइल और डिज़ाइन भी तो करना पड़ेगा। तो इस हर एक को उठा के एल के अंदर डाल दो। पहले तो पूरे पूरे को हम यूएल के अंदर डाल दें। वो तो आप डिज़ाइन तो खुद से कर सकते हो, जैसे मैंने यूएल के अंदर इनको पुट किया और यूएल के अंदर एक एल ये रहा। तो मेरे पास 3 एल चाहिए, तो 3 एल बना दिए मैंने, ये रहा। पहले वाले के अंदर इसको डाल देता हूँ, थोड़ा सा नेविगेशन बार जैसा होता है वैसा बन जाएगा। दूसरे वाले के अंदर इसको डाल देता हूँ। बाकी आप डिज़ाइन कर सकते हो, चाहे बूट स्टेप से उठा के इनको पुट कर सकते हो। एंकर टैग की जगह क्या यूज़ होगा, लिंक टैग। इस ब्राउज़र राउटर के अंदर ही ये मैंने बना दिया। ओके, अब बस इतना से स्टाइल करना है इसको, स्टाइल और डिस्प्ले। एक ऑब्जेक्ट और आएगा इसके अंदर, डिस्प्ले फ्लैक्स। क्या यूज़ करना है, फ्लैक्स ही लिखना है ना। ठीक है, हो गया, बस लाइन बाय लाइन आ जाएंगे। और एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल नन। क्या यूज़ कर सकते हैं, नन, था ही ना, बस हो गया। तो ये हमारे पास इस तरीके से लिंक्स बन के आ जाएंगे। और लिंक्स के बीच में गैप देना है तो हम बेसिकली फ्लैक्स के अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, गैप ही यूज़ कर सकते हैं। तो गैप मान लो मैं 50 पिक्सल का दे देता हूँ, और ये ढंग से आता है हमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने CSS को ढंग से पढ़ी है। तो ये हमारे पास लिंक्स बन गए, ये रहे। अब देखो, यहाँ मैं क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, यहाँ भी क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, यहाँ भी क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एंकर टैग के अंदर हम बताते थे HREF के अंदर कि हमें कहाँ जाना है। तो HREF लगाते थे, फिर उस जगह का एड्रेस या पाथ हम लिखते थे। यहाँ तो हमने कुछ किया ही नहीं है ऐसा, तो इसको कैसे पता होम में कहाँ जाना है, ब्लॉग में कहाँ जाना है, क्रिएट ब्लॉग में कहाँ जाना है। तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है 2, एज ए प्रॉप पास करना है 2, और 2 के अंदर स्ट्रिंग में बताना है। जैसे स्लैश लिखा तो ये पाथ मैच हो जाएगा, इस पर चला जाएगा। 2 क्या लिखा, ब्लॉग्स, तो कहाँ चला जाएगा ये, ब्लॉग्स पे। तो 2 लिखा, और 2 के बाद यहाँ लिखा क्रिएट ब्लॉग। ठीक है, तो ये कहाँ पहुँचा देगा मुझे, इस वाले URL पे, बस हो गया। तो नाउ वी हैव कंप्लीटली सेटअप द रिएक्ट राउटर। तो होम पे क्लिक करूँगा तो होम पे आ जाऊँगा, दिस इज होम पेज। ब्लॉग्स पे क्लिक करूँगा तो ब्लॉग्स पे आ जाऊँगा। क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करूँगा तो क्रिएट ब्लॉग पे आ जाऊँगा। क्लियर? इस तरीके से मैंने नेविगेशन का भी बना लिया। अब जब आप क्लिक कर रहे हो तो यहाँ URL चेंज हो रहा है, यहाँ रीलोड भी नहीं होता। जैसे मान लो होम पे क्लिक किया तो रीलोड भी नहीं हुआ और यहाँ चेंज भी हो गया। क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक किया तो यहाँ चेंज भी नहीं, रीलोड भी नहीं हुआ और यहाँ चेंज भी हो गया, और ये कंपोनेंट वही आ गया। तो दिस इज कॉल्ड राउटिंग। व्हाट? राउटिंग। क्लियर है क्या? यही तो है, बस खत्म। स्टार्टिंग से क्या देखना, एक लाइन आई है बस इसकी वजह से। बाकी तो ये इंपोर्ट है ना, नॉर्मल इंपोर्ट जैसे होते हैं कंपोनेंट, वैसे इंपोर्ट कर रहे हैं इनको। बाकी यही एक चीज़ तो है। इस तरीके से आप उसके अंदर राउटिंग के साथ साथ नेविगेशन भी सेट कर सकते हो। ये रहा। आपको जितने पेज बनाने हैं, जहाँ इसको रखना है वहाँ रख सकते हो। आप मान रहे हो कि भाई सबके लिए मुझे नहीं चाहिए, तो आप इस कंपोनेंट के अंदर रखो ना, कौन मना कर रहा है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या था, इससे पहले ये हमारा हो गया क्लियर। तो इसको हटा देते हैं। इससे पहले वाला प्रोजेक्ट कौन सा था,
वो था लिस्ट एंड कीज़ का। चलो लिस्ट एंड कीज़ देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने किया क्या था, कुछ खास नहीं किया था। एक तो ये जो पोस्ट्स है वो एक कंपोनेंट बनाया था जहाँ सारी पोस्ट्स जो हैं उनको दिखाएंगे, और एक सिंगल पोस्ट के लिए हमने ये कार्ड बनाया था, यही था। अब इस कार्ड के अंदर बेसिकली डेटा को डायनेमिक दिखाने के लिए या फिर डायनेमिकली यूज़ करने के लिए मैंने इस प्रॉप्स को यहाँ डिस्ट्रक्चर किया। अब मुझे पता है कि पोस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास में। यूज़र आईडी है, टाइटल है और बॉडी है, तो यही मुझे मिल सकते हैं एक कंपोनेंट के अंदर। तो मैंने 3 चीज़ें निकालनी क्योंकि मुझे 3 दिखानी थी। ठीक है, एक दिखानी होती तो एक यूज़ करता, 2 दिखानी होती 2 यूज़ करता, चारों दिखानी होती चारों यूज़ करता। ठीक है, यूज़र आईडी नाम सेम होना चाहिए जो यहाँ से पास होगा, एग्जैक्ट, छोटा बड़ा हर चीज़, और अगर नहीं है तो वापस चेक करो। ठीक है, तो ये मैंने डिज़ाइन कर लिया कि कार्ड कंटेनर के अंदर यहाँ मैंने टाइटल लगाया, और यहाँ इस टाइटल को जो यहाँ हमें प्रॉप्स में मिलेगा उसको यहाँ दिखा दिया। फिर हमें प्रॉप्स में मिलेगी बॉडी, उस बॉडी को मैंने यहाँ दिखा दिया, और फिर यूज़र आईडी जो मिलेगी उसको यहाँ दिखा दिया। ठीक है, क्लियर, ये कंपोनेंट हो गया। अब इस कंपोनेंट को कितनी बार कॉल करना पड़ेगा, जितनी बार हमारे पास पोस्ट्स होंगे। कितने पोस्ट्स हैं हमारे पास में, मान लो अभी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हैं, लेकिन मे बी 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं। तो उस केस में हम मैप मेथड का यूज़ करेंगे। किसका, मैप मेथड का। मैप मेथड किसके ऊपर चलेगा, पोस्ट्स के ऊपर। पोस्ट्स क्या है, एक एरे है। इस पोस्ट्स को मैंने यहाँ इंपोर्ट किया, कहाँ से, इस पोस्ट डेटा से ये इंपोर्ट किया, और इसके ऊपर मैप मेथड चलाया। मैप के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, वैल्यू, इंडेक्स और एरे। तो बेसिकली अब उस कंपोनेंट को रिटर्न कर दिया मैंने, और उसके अंदर यहाँ स्प्रेड कर दिया इस ऑब्जेक्ट को। मतलब हर बार जो डेटा होगा, जैसे फर्स्ट पोस्ट का डेटा वो उसके अंदर पास हो जाएगा एज ए प्रॉप्स, सेकंड पोस्ट का डेटा होगा वो पास हो जाएगा। अब हर एक रिएक्ट कंपोनेंट को जब भी आप मैप में यूज़ करते हो तो ये सारे कंपोनेंट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। इन दैट केस हमें एक यूनिक की चाहिए, हर एक कंपोनेंट को की यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है की के अंदर आपने 2 पास कर दिया तो हर बार 2 ही गए, गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे कंपोनेंट एक तरीके से ही काम करेंगे। तो आपको की पास करनी है, की के अंदर यूनिक होना चाहिए। हमारे पास आईडी यूनिक है, अगर नहीं होती है तो आप यूज़ कर सकते हो इंडेक्स, तो इंडेक्स भी यूनिक होता है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे पोस्ट हमने यहाँ रेंडर करा दिए बिना लिखे, एक ही लिखा और हर बार ही अपने आप रेंडर हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू रिटर्न स्टेटमेंट, अगर रिटर्न नहीं लिखा हुआ तो काम नहीं करेगा, ना कोई एरर देगा ना काम करेगा। ठीक है, आपको कुछ पता भी नहीं लगेगा क्या हुआ, तो रिटर्न मत भूलना। या ठीक है, नीचे यहाँ लिख देता हूँ 2 टास्क कौन कौन सी हैं। पहला तो है अपना लिस्ट एंड कीज का, लिस्ट एंड मेक अ कमेंट, ये रहा, मेक अ कमेंट डेटा। ठीक है, और ये मैं बना भी चुका हूँ कमेंट डेटा फाइल। ठीक है, कॉपी करो इसको, कहाँ से, जेसन प्लेस होल्डर से, एंड मेक अ कंपोनेंट फॉर showing
या डिस्प्लेइंग सिंगल पोस्ट एंड सिंगल कमेंट। यहाँ क्या आएगा? सिंगल कमेंट। Make a component for showing a single comment and render all comments using list। बहुत सिंपल सा है, हम इस पे 3 या 4 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक ही हो गया। और एक है राउटिंग का, ठीक है, राउटिंग का। मेक at least 4 pages and display them using React router। ठीक है, 4 पेजेस बनाओ और उनको React router की हेल्प से डिस्प्ले करो। और जो पेजेस हैं, pages should be about your final project। ठीक है, जो फाइनल प्रोजेक्ट आप बनाओगे उसके बारे में पेजेस होने चाहिए। और अभी तो आप कुछ भी दिखा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे कंपोनेंट्स या आगे की चीज़ें हम उसमें कर लेंगे मैनेज। और ये जो टास्क कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, और उसी की अटेंडेंस लगेगी और उसी को मिलेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, जिसकी अटेंडेंस कम होंगी उसको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। भले ही अगर कोई टाइम पास कर रहा हो तो मत आए भले कल से क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी को पूछना है तो रुक सकते हो, बाकी जा सकते हो।